हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की जियोग्राफी का जो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में भी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या किया गया है, दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। ए, बाइलेटरल ट्रेड, इसका मतलब हो गया द्विपार्श्विक व्यापार, यानी कि क्या है ये बाइलेटरल ट्रेड, इसके बारे में जान लेते हैं। बाइलेटरल ट्रेड इज़ डन बाय टू कंट्रीज विद ईच अदर, यानी कि जो द्विपार्श्विक व्यापार है दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। उसके बाद दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड, वो आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, सहमति करते हैं व्यापार के लिए। टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज़, और जो विशिष्ट वस्तुएं होती हैं उनके एग्रीमेंट के लिए, यानी कि विशिष्ट वस्तुओं का जो आपस में क्या है आदान प्रदान किया जाता है अमंगस दैम, एक दूसरे के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण लीजिए, कंट्री ए में एग्री टू ट्रेड सम रॉ मटेरियल। मान लीजिए एक देश है जिसका ए नाम है, जो क्या कर रहा है, सहमत हुआ कि वो व्यापार करेगा किसका, कुछ जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है उसका, विद एग्रीमेंट टू परचेज सम अदर स्पेसिफाइड आइटम्स टू कंट्री बी। साथ साथ वो क्या करेगा कि देश ख को कुछ अन्य जो स्पेसिफाइड जो आइटम्स है वो क्या करेगा, उनकी वो भी खरीदेगा उनसे। और वाय वर्षा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि दो देशों के बीच में आपसी जो है क्या है एग्रीमेंट होता है, समझ होती है, आपसी समझौते होते हैं जिसके तहत व्यापार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी है इंटरनेशनल ट्रेड की वो है मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि बहुपार्श्विक व्यापार। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बायलैटरल ट्रेड का तो हमें पता लग गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीलैटरल ट्रेड। एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलैटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विद मैनी ट्रेडिंग कंट्रीज। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, जैसा कि सबसे स्पष्ट हो रहा है कि जो बहुपार्श्विक व्यापार है बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। मल्टीलैटरल ट्रेड है ये, मैनी ट्रेडिंग कंट्रीज के बीच में ये ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद द सेम कंट्री कैन ट्रेड विद ए नंबर ऑफ अदर कंट्रीज। अब कह रहा है कि वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। द कंट्री में ऑल्सो grant the status of the most favored nations MFN on some of the trading partners। अब ध्यान दीजिए क्या बताया इसने, देश के जो कुछ व्यापारिक साझेदारों को क्या कहा गया है, MFN कहा गया, यानी कि सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र, यानी कि जिसके साथ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बड़ा फेवरेबल हो, इस प्रकार के राष्ट्रों को क्या कहा गया है, MFN नेशन, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ हमारा वो है केस फॉर फ्री ट्रेड, की जो मुक्त व्यापार की स्थिति है, फ्री ट्रेड की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग, स्टेटस है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं मुक्त व्यापार की स्थिति क्या होती है। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नॉन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखिए पहले भी आ चुका है 10th स्टैंडर्ड के अंदर कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग टैक्स बैरियर और एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लो ऑफ ट्रेड इज जस्ट नोन एज लिबरलाइजेशन। और रिमूविंग टैक्स बैरियर, इसको क्या कहा गया, लिबरलाइजेशन कहा गया, लिबरलिज्म कहा गया है। तो ये कह रहा है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार, क्या कहा गया इसको, लिबरलाइजेशन या फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार कहा गया है या उदारीकरण के रूप में जाना गया है। दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ। अब ये जो कार्य है व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है, जो ट्रेड बैरियर्स उनको घटाकर क्या किया जा रहा है, लिबरलाइजेशन किया जा रहा है ट्रेड का। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स एंड सर्विसेज। अब क्या कह रहा है, इसके ज़रिए फ्री ट्रेड के अंदर ये दिया गया है कि जो लिबरलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अलाउ करती है गुड्स एंड सर्विसेज को एवरीवेयर, हर जगह क्या करे, कम्पीट कर पाए जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनके साथ। एक बार फिर से देखिए, जो घरेलू उत्पाद और जो सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ही क्या किया गया है, व्यापार का उदारीकरण किया गया है, जिससे कि सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति
प्रदान की जाती है, किसके अंदर, इस लिबरलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्लोबलाइजेशन along with free trade can adversely affected the economies of developing countries। अब जो ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण है और साथ साथ फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देशों की जो इकोनॉमी है उसको क्या कर रहे हैं, एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही बुरे तरीके से उनके ऊपर प्रतिकूल जो प्रभाव वो डाल रहे हैं, जिससे कि बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड्स बाय इम्पोजिंग कंडीशंस, इस प्रकार के जो डेवलपिंग नेशन हैं उनको फ्री जो एनवायरनमेंट है वो नहीं मिल पाता। इस वजह से कुछ जो कंडीशंस वो उनको इनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती हैं, विच आर अनफेवरेबल, और ये ऐसी शर्तें होती हैं जो एक विकासशील देश के लिए फेवरेबल नहीं है, यानी कि लाभप्रद नहीं है। उसके बाद क्या होता है, यानी कि यहाँ ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो ये समझ लिए उसके ऊपर उसका जो नकारात्मक प्रभाव वो डालती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जैसे जैसे विकास हुआ है किसका, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का सिस्टम का, गुड्स एंड सर्विसेज कैन ट्रैवल फास्टर, इससे क्या हुआ, जो गुड्स थी और जो सर्विसेज थी, माल का और सेवाओं का जो ट्रैवल है वो तेज़ हुआ। एंड फार्दर देन एवर बिफोर, और जो दूरगामी जो व्यापार था उसको भी सुगम बनाया इसने पहले की तुलना में। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो फ्री ट्रेड है, स्वतंत्र जो व्यापार है, मुक्त व्यापार केवल जो संपन्न देशों के द्वारा ही बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट्स प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स, और क्या करें, विकसित देशों को भी चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाज़ारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें, बचा कर रखें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंट टर्म है ये डंपिंग। डंपिंग क्या होती है ये जान लेते हैं। डंप करना क्या होता है ये, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग ए कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट ए प्राइस दैट डिफर फॉर रीजन्स नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड डंपिंग। ध्यान से देखिए डंपिंग क्या है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो प्रथा है, एक बार फिर से देखिए, भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की जो परंपरा है, प्रथा है, उसको क्या कहा गया है, डंप करना कहा गया है। अब आगे देखिए क्या होता है, कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी कॉर्टियस अबाउट डंपिंग गुड्स, तो इस प्रकार से बहुत सारे देशों को ज़रूरत है या देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। एज लॉन्ग एज विद फ्री ट्रेड डम्प्ड गुड्स ऑफ चीपर प्राइसेस कैन हार्म द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जो मुक्त व्यापार की जो परंपरा है इसके साथ इस प्रकार की जो सस्ते मूल्य की जो डंप की गई वस्तुएं हैं वो घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब मान लीजिए प्राइसेस के अंदर कहीं इतना भारी डिफ्रेंशिएशन या इतना भारी अंतर देखने को मिलता है जिससे कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएँ, तो ऐसी स्थिति क्या बन जाती है, ऐसे कंट्री के लिए हार्मफुल बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ से शुरुआत होती है इस चैप्टर की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में, उसको मॉनिटरिंग कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, अंडरलाइन करते जाइए, आंसर यहाँ से आपका एक तैयार होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप एक संक्षिप्त नोट लिखिए। चलिए देख लेते हैं। इन 1948 1948 में टू लिबरलाइज द वर्ल्ड फ्रॉम हाई कस्टम्स, टैरिफ्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, क्या करने के लिए 1948 में विश्व की उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की जो अन्य बाधाएं थी उनसे मुक्त कराने के लिए क्या किया गया, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट क्या स्थापित किया गया, एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नामक एक संगठन का गठन किया गया। इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बना। रीज़न क्या था इसका, जो उच्च सीमा शुल्क थे यानी कि जो हाई कस्टम टैरिफ्स थी उनसे बचाने के लिए क्या किया गया, एक संगठन बना। आइए आगे जान लेते हैं।
इन 1994 इट वाज डिसाइडेड, देखिए 1994 के अंदर इट वाज डिसाइडेड बाय द मेंबर, ये निर्णय लिया गया उसके सदस्यों के द्वारा, मेंबर कंट्रीज टू सेटअप परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इस संस्थान के, इस संगठन के जो मेंबर जो नेशन थे उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन सेटअप किया फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड, जिससे कि देखभाल की जाए, प्रमोट किया जाए किसको, फ्री एंड फेयर ट्रेड को अमंगस्ट नेशंस, वो जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में। एंड द गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इस गेट को बाद में उसका रूपांतरण कर दिया गया, रूप बदल दिया गया, नए नाम से उसको जाना गया, जिसको क्या नाम दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब से, फ्रॉम 1 जनवरी 1995 से, 1 जनवरी 1995 से इस गेट को अब किस नाम से जाना जा रहा है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। WTO इज़ द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अकेला एकमात्र ऐसा संगठन है जो क्या कर रहा है, डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, जो डील कर रहा है, क्या कर रहा है ये, जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, डील करता है। इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। इसके अलावा ये वैश्विक विश्व व्यापार तंत्र के लिए नियमों को भी क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, सेट कर रहा है। एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर नेशंस। इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में किसी प्रकार का जो मतभेद होता है उसको भी WTO क्या कर रहा है, रिजॉल्व कर रहा है, उनके बीच में भी आपसी सामंजस्य स्थापित कर रहा है। WTO also covers trade in services such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights। आप देखिए क्या बताया है, जो विश्व व्यापार संगठन है दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे इंटेलेक्चुअल जो बौद्धिक संपदा, इस प्रकार के जो अधिकार के व्यापार की भी उसने अपने कार्यों के अंदर वो क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, शामिल कर रहा है।